मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं रिया की ये कहानी। मैं ऐसी बदनसीब बच्ची जो अपनी माँ की बेवकूफ़ी भरी अय्याशियों का शिकार बनी। जब मेरे पिता जिंदा थे, मेरी माँ उनको देखना तक पसंद नहीं करती थी और उनके गैर मौजूदगी में अपने एक रिश्तेदार को घर बुला लिया करती थी। वो मुझे अजीब अजीब जगह छूता मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सौतेले बाप ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र उस वक़्त सिर्फ 14 साल थी जब मेरी माँ की दूसरी शादी थी, मगर जिससे मेरी माँ दूसरी शादी कर रही थी उसकी ये पहली शादी थी। वो तो जैसे किसी जीत का जश्न मनाने आ रहा था। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, बाराती रंग बिरंगे कपड़े पहने बातें करने में लगे थे। मैं एक तरफ अकेली बैठी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, खुशी मनाऊं या दुख। जिस दिन मेरे पिता मृत अर्थी पर आंगन में पड़े थे, मेरी माँ सिर्फ उस दिन ही रोई थी। फिर जैसे जैसे स्थिति सामान्य हुई, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी माँ मेरी बाप के मौत के बाद से इतनी दुखी न थी जितनी घर के हालात से थी। अभी 1 साल मुश्किल से गुजरा था कि उसने दूसरी शादी रचा ली। शादी में एक नई दुल्हन की तरह मेहंदी शोर शराबे में बिजी, और मुझे तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मुझे लग रहा था इसे शादी से ज़्यादा मेरे पापा से जान छुड़ाने की खुशी थी। गरीबी में मोहब्बत कम ही हो जाती है। मेरी माँ मेरे बाबा को शुरू से ही इतना पसंद न करती थी और रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ाई कर लेती थी। जब घर पर पापा जी ना होते तो सचिन नाम का एक आदमी हमारे घर पर आता था। वो अपने आप को माँ का रिश्तेदार बताता था। वो जब भी आता मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाता था। जब भी वो आता तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाती थी। ऐसा लगता कि माँ को भी ये बहुत पसंद है। मेरी माँ जैसे ही इधर उधर जाती तो सचिन मुझे अपनी गोद में बिठाकर चॉकलेट खिलाता था। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने पापा से ये बात बताने से डरती थी कि कहीं पिताजी मुझे ही न मारने लग जाएं। और मेरे पिता की मौत के बाद तो सचिन की रोक टोक खत्म हो गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे माँ के दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। और कुछ दिन बाद माँ ने सचिन से शादी रचा ली। मेरे ना चाहते हुए भी वो मेरा बाप बन गया, लेकिन सौतेला बाप। शादी के 10 दिन तक हम इसी टूटे घर में रहे जिसे पिताजी अपना स्वर्ग बताते थे। फिर सचिन ने किसी से बात करके पिताजी के स्वर्ग को बेच दिया और हम दूसरे शहर बनारस जाकर रहने लगे। शुरू में तो मुझे लगा कि माँ का ये फैसला शायद ठीक ही था। हर रोज़ अच्छा खाने को मिलता जो मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। मुझे लगता मैं पुराने और छोटे स्वर्ग को छोड़कर बड़े और बहुत अच्छे स्वर्ग में आ गई हूँ। लेकिन ये स्वर्ग ज़्यादा दिन तक स्वर्ग नहीं रहा था, क्योंकि सचिन आधी रात को नशे में धुत घर आता था। अब ये उसका रोज़ का काम हो गया था और अब माँ और मेरे सौतेले बाप के बीच लड़ाई होने लगी थी। धीरे धीरे माँ को भी अब अकल आ रही थी। माँ के होंठ काले पड़ते जा रहे थे, आंखें पीली हो गई थी। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को भी नशे पर लगा दिया है। माँ बहुत बार नशे में इतनी धुत होती थी कि उन्हें ये भी याद न रहता कि इस घर में उसकी कोई बेटी भी है। अब दोनों नशे के बिना नहीं रह पाते थे। अब धीरे धीरे मेरे सौतेले बाप ने दिन रात नशा करना शुरू कर दिया था और अब उसने काम करना भी छोड़ दिया था। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए घर का सामान बेचने तक की बात पहुंच गई थी, या कभी बाहर से चोरी कर लाता था। मेरी माँ को भी इससे कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि उसको भी नशा चाहिए था। एक दिन मैंने अपने सौतेले बाप को अपनी माँ से बात करते हुए सुना कि रिया को किसी के घर काम पर छोड़ देते हैं, इस तरह हमें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। मुझे लगा कि मेरी माँ मना कर देगी, क्योंकि वो मुझे अपने से दूर नहीं करेगी, मगर ये सिर्फ मेरी गलत फहमी थी। नशे में कौन बेटी और कैसी माँ, उसने तुरंत हाँ कर दी, जैसे इंतज़ार ही कर रही हो। मैंने माँ की बहुत मिन्नतें की कि मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है,
लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये कहकर समझाया कि मैं हर महीने तुमसे मिलने आती रहूँगी। मेरी माँ ने मुझे ये लालच भी दिया कि वहाँ तुझे नए कपड़े और नए खाने को बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं बड़ी हो गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी बचपना था। मैं माँ की बातों में आ गई और अपने सौतेले बाप के साथ जाने को तैयार हो गई। वो मुझे ले गए और रास्ते में समझाने लगे, जैसे जैसे वो लोग कहेंगे तुम वैसा ही करना। अगर तुम उनकी बात मानोगी तो तुम्हें नए कपड़े और नए खाने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने फिर से अपने सौतेले बाप की हाँ में हाँ मिला दी। फिर बस आ गई और हम बस में बैठ गए। वो तो बस में बैठते ही थोड़ी देर के बाद सो गया। मुझे खाने को खूब सारी चीज़ें मिलेंगी, मुझे अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरे लिए तो यही काफ़ी होगा। कुछ देर बाद हम दूसरे शहर आ गए। फिर वो मुझे एक बड़े घर में ले गया। वो बहुत बड़ा घर था। मैंने उससे पहले इतना बड़ा घर कहीं नहीं देखा था। हैरान होकर देख रही थी और सोच रही थी कि इतने बड़े घर में लोग भी बहुत सारे रहते होंगे। और फिर हम उस घर के अंदर चले गए। अंदर से वो घर और भी ज़्यादा खूबसूरत था। एक तरफ पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ थी। मैं भागकर मछलियों को देखने लगी और उनको देखने में गुम हो गई। फिर पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी, क्या तुम्हें ये पसंद है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो मुझे पकड़कर सोफे पर ले गया और बोला, यहाँ जो तुम्हें पसंद है ले लेना। ये सुनते ही मुझे माँ से बिछड़ने का भी ख्याल नहीं आया। थोड़ी देर बाद मेरा सौतेला बाप एक कमरे से निकल कर आया। उसके हाथ में नोटों की गड्डियाँ थी, जिसको वो एक एक करके जेब में रख रहा था। मेरे पास आया और कहा कि तुम इसकी हर बात मानना और तुम्हारी माँ तुमसे मिलने हर महीने आती रहेगी। ये कहकर वो चला गया। मैं यहाँ बहुत खुश थी, अपनी मर्जी से खाती थी, पीती थी और खेलती थी। तो अब तक इन्होंने मुझसे कोई काम न करवाया था। मुझे इतना अच्छा कमरा और खाने पीने को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी थी। 1-1.5 महीने तक मुझे माँ की बिल्कुल भी याद ना आई। फिर मैं इस घर की मालकिन की पास गई और कहा मुझे माँ के पास जाना है, जिसको सब लोग गुरु माँ कहते थे। मुझे तो गुरु माँ ने बोल दिया कि मिलवा दूंगी, लेकिन मुझे वहीं की एक लड़की ने चुपके से बताया कि तेरे पिताजी ने तुझे बेच दिया है। मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा मैं कोई सामान थोड़ी हूँ जो मुझे बेच दिया है। जब 3 महीने हो गए, ना मेरी माँ मुझे मिलने आई और ना ही मेरा सौतेला बाप। मैं गुरु माँ से जब भी कहती, वो मुझे कोई ना कोई बहाना बना देती थी। एक दिन मैं गुरु माँ के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी। 1-2 बार तो मुझे गुरु माँ ने चुप होने को कहा। फिर भी मैं चुप ना हुई तो गुरु माँ ने 2 लड़कों को बुलाया और कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ और अगर चुप ना हो तो इसकी हड्डियाँ तोड़ दो। मैं डर गई और चुप हो गई। और फिर गुरु माँ ने मुझे डांस सिखाना शुरू करवा दिया और कुछ दिन बाद मैं एक अच्छी डांसर बन गई। अब गुरु माँ लोगों के सामने मुझे डांस करवाती और खूब पैसा कमाती। मेरे भी दिन अब ऐसे ही गुजरने लगे। और फिर कभी मैंने अपनी माँ और सौतेले बाप से मिलने की जिद नहीं की और वे भी मुझसे मिलने नहीं आए। और एक दिन मैं गुरु माँ के साथ किसी के यहाँ डांस करने आई और वहाँ धीरज नाम के एक आदमी ने गुरु माँ को मुँह मांगे रुपए देकर मुझे खरीद लिया। अब एक बार फिर से मैं किसी सामान की तरह बिक गई। धीरज ने मुझे एक मॉडल बनाने की सोच ली थी। उसने मुझे उनके तरीके बताए और सिखाए। धीरज की कोशिश और मेरी मेहनत रंग लाए और मैं एक मॉडल बन गई। धीरज मेरी ज़िंदगी में पहला इंसान था जिस पर मैं भरोसा करती थी। उसने मेरा कभी भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया था और ना ही कभी कोई बदतमीज़ी की। कभी कभी तो धीरज को देखकर लगता था जैसे वो मुझसे मोहब्बत करने लगा हो, लेकिन मैं धीरज से ये पूछ भी नहीं सकती थी। खैर, मुझे बड़ी बड़ी कंपनी से ऐड के ऑफ़र आने लगे और कुछ दिन बाद धीरज ने सीधे मुझसे शादी के लिए पूछ लिया। मैं मना कैसे कर सकती थी और मैं चुपचाप उसकी बीवी बन गई और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारा पैसा कमाया और हम दूसरे देश दुबई में शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं गुरु माँ से अभी बात कर लेती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन मेरे सौतेले बाप का
फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और मैं तुमसे मिलने भी आया था। गुरु माँ ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। ये सुनकर मुझसे रहा ना गया। मैंने धीरज से पूछा। उसने भी बोल दिया कि देखो तुम्हें क्या करना है। मुझे अपने सौतेले बाप और माँ से पूछना था कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल क्यों रचा, आखिर क्यों मेरी कीमत वसूल की गई। खैर, फिर मैं वहाँ से अपनी माँ से मिलने के लिए निकल गई। मैं जैसे ही घर पहुँची तो मेरे सौतेले बाप ने गेट खोला। मैं अंदर घर में आ गई। अंदर आते ही किसी ने मेरे सर पर बहुत ज़ोर से डंडा मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कुर्सी से बंधी हुई थी और मेरा सौतेला बाप मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। वो बोला, तेरी माँ तो कब की मर चुकी है। मैंने तुझे टीवी पर देखा, तू अब बहुत अमीर हो गई है। तू ऐसे तो पैसे देने वाली नहीं थी, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अब वो रोज़ धीरज को फ़ोन करता और धीरज से मैं बीमार हूँ ये बोलकर पैसे मंगवाता रहता। 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने मेरे हाथ खाना खाने के लिए खोले और बाद में वो बांधना भूल गया और बाहर चला गया। शायद वो बहुत नशे में था। मैं अपना फ़ोन लेकर वहाँ से भागी और सारी बात धीरज को बताई और मैं तुरंत फ़्लाइट लेकर धीरज के पास दुबई पहुँच गई और सब कुछ भूल कर अपने काम में लग गई। और पिछली बार की तरह कुछ दिन बाद मेरे पास फिर फ़ोन आया, लेकिन अब की बार फ़ोन पर कोई डॉक्टर बोल रहा था। उसने कहा, सचिन नाम के आदमी को एक कार ने कुचल दिया है। वो मरने वाला है। अपने आप को तुम्हारा पिता बता रहा है और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन मैंने ये बोलकर फ़ोन काट दिया कि मैं किसी भी सचिन को के नाम के आदमी को नहीं जानती, क्योंकि उसने जो मेरे साथ गलत किया उसको देखकर मुझे ये भी लगता था कि मेरी माँ को शायद उसी ने मारा होगा और हो सकता है कि मेरे पिता का कातिल भी यही हो। लेकिन क्या कर सकती हूँ, कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैंने उसे कोई बात नहीं की और अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गई। अब धीरज और मेरा एक बच्चा है और हम दोनों साथ में बहुत खुश भी हैं। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं बताना चाहती और धीरज ने भी यही फैसला किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। किताबों के दौर से बाहर आ गए हैं जनाब, अब हमें ज़िंदगी पढ़ाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।